Hello everyone, I am विकास कुमार फ्रॉम गाइडलाइन केमिस्ट्री क्लासेज छपरा। आज मैं आपको क्लास 12th के फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ बोर्ड पर इस चैप्टर से रिलेटेड हर बातें मैं लिख दूंगा और आप अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठोगे ताकि साथ साथ जो है नोट्स भी बनाते चले जाओ, आपका एक अच्छा खासा नोट तैयार हो जाए। और हम जो है इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व भी कराएंगे हर एक टॉपिक से, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे उसका PDF ले सकते हैं। ओके, तो मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो है ये 9304910984। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप जो है अपना आप व्हाट्सएप करके और यहाँ से आप अपना PDF गेन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो व्हाट इज सॉलिड? आप देख रहे होगे अपने अराउंड बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है, जिसका शेप फिक्स हो, जो फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो, जिसके मास फिक्स्ड हो, जो इनकम्प्रेसिबल हो। जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, तो ये इनकम्प्रेसिबल है, इसके वॉल्यूम फिक्स है, इसका शेप फिक्स है, ठीक है, इसमें डेफिनेट मास है, रिजिड है, ठीक है। तो इन सब नेचर के कारण हम इसे क्या बोलेंगे? सॉलिड बोलेंगे। वॉल आप देखते हो, ये मार्कर है, ईंट है, पत्थर है, ऐसे तमाम चीजें जो आपके अराउंड आपको दिखती हैं वे सभी क्या है? तो सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड के बारे में जैसा कि आप जानते ही हो, हम इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो आप लिख सकते हो, दे हैव definite mass, shape and volume. They have definite mass, shape and volume. Second, they have low intermolecular space. Third, they have high intermolecular force of attraction, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसा कि आप जानते भी हो कि मैटर के 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ जो है
मैटर के 3 स्टेट्स हैं, ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड होगा और ये आपका गैस। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यही एक सॉलिड है, यह मार्कर। तो इस मार्कर का शेप फिक्स है, हम इसको जहां भी रखेंगे वो फिक्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा और डेफिनिट मास होता है, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एंड दे हैव लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब देखो सॉलिड जो है हम जानते हैं कि एनी मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, एंड दैट पार्टिकल्स आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो उन पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होते हैं, ठीक है, सॉलिड में वो काफी कम होते हैं। यहाँ पर क्या है, ये सॉलिड स्टेट है, इन पार्टिकल्स के बीच स्पेस काफी कम होते हैं। तो काफी कम होने के कारण their particles are very closely packed to each other, so they behave as a solid. तो लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एंड जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लो होंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, तो हाई होगा, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट, they have high intermolecular force of attraction. Now they are incompressible and rigid. अब ध्यान दो, they are incompressible. Why they are incompressible? Because they have low intermolecular space. ध्यान देना, कोई भी चीजें प्रेस तब होंगी जब इनके बीच गैप होंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर गैप है तो हम किसी चीज को हम प्रेस कर सकते हैं, बट ये गैप अगर बिल्कुल ना हो तो वो हम प्रेस नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स कि दे हैव लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सो दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड दे आर रिजिड। रिजिड मीन्स कि जब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो वो एक दूसरे के पार्टिकल्स को, खुद के पार्टिकल्स को एक दूसरे से अलग नहीं होने देंगे, सो दे आर रिजिड। ओके, नाउ नेक्स्ट 5, they have high melting point, and do you know melting point? The temperature at which substance melts to form liquid. ठीक है, अब ध्यान दो, अगर कोई सॉलिड है और वो मेल्ट होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्पेस है इनके बीच वो स्पेस इतना नहीं है। यहाँ इस स्टेट में क्या है, सॉलिड के स्पेस में स्पेस कुछ अधिक है, तो स्पेस अधिक होने के कारण उनके वो किस स्टेट में आ जाएंगे, तो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, सो वो मेल्ट कर जाएगा। तो मेल्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्पेस को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम जितना किसी भी सॉलिड के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ही स्ट्रांग होंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही स्ट्रांग होता है। ओके, तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट, they have high density. Of density you know better, mass upon volume, so that if constituent particles of solid substance are very closely packed to each other, then they have no space or very minimum space between them, so their density becomes high. यानी कि अगर उनके पार्टिकल्स एक दूसरे काफी क्लोज हैं और उनके बीच का स्पेस काफी कम है तो हम क्या कर सकते हैं कि उनकी डेंसिटी हाई होती है। ओके, नेक्स्ट, दे आर constituent particles are fixed at a position and can oscillate about their mean position। चलो ध्यान दो, ये जो हमने जो पॉइंट लिखा है ना, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है।
तो ये पॉइंट कैसे इंपॉर्टेंट है, तो देखो सॉलिड के बारे में क्या कहा जा रहा है कि देयर पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट अ पोजीशन। पार्टिकल्स क्या होते हैं कि अपने पोजीशन में फिक्स होते हैं, बट दे कैन ऑक्सीलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब ऑक्सीलेट का मतलब तो आप जानते ही हो, कोई पार्टिकल्स अगर अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन, ठीक है, अगर मूवमेंट करता हो और फिर आफ्टर सम टाइम सो फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, यानी कि अपने मीन पोजीशन पे आ जाए, तो वो ऑक्सीलेट करता है। इसका मतलब क्या है, अब देखो अब सॉलिड के पार्टिकल्स अगर टू एंड फ्रो कर रहे हैं या फिर अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो क्या उसके पार्टिकल्स सच में जो है ऊपर की तरफ जाते हैं, सच में जो नीचे की तरफ आते हैं? तो हम देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे ये बोर्ड है, हम जानते हैं कि ये बोर्ड जो है ना स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने हैं और इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से काफी क्लोज है। क्या हम इसको आर पार कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स इतने क्लोज पैक है ना कि वो स्पेस है ही नहीं कि ताकि हमारे हैंड को इस पार से उस पार ले जा सके। वही एयर में जो हम आसानी से घुमा लेते हैं। तो होता है क्या है ना कि जो सॉलिड है उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी क्लोज पैक होते हैं, यानी कि अपने पोजीशन में फिक्स होते हैं। और जैसा कि हम इसको बीट कर रहे हैं, देखो इसको हम बीट किया मैंने, तो बीट करने पर क्या, ठीक है आप देख रहे हो बीट करने पर क्या क्रिएट हो रहा है, वहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब साउंड क्या होता है, आप तो जानते हो कि साउंड किसी वाइब्रेशनल ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है, और कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो वहां से वो क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो साउंड प्रोड्यूस किया, और वाइब्रेशन में क्या होता है, वाइब्रेशन में ना पार्टिकल्स जो है ना इस तरीके से, वाइब्रेशन में पार्टिकल्स जो है इस तरीके से अप एंड डाउन मूव करते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन मूव किए तो, और फिर क्या होंगे, जब कुछ देर तक छोड़ दोगे तो फिर वो अपने मीन पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक वैसा ही सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होता है कि अपने मीन पोजीशन से टू ऑक्सीलेट करते रहते हैं और फिर अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक और एग्जांपल से आपको समझा देते हैं कि आप कभी भीड़ भाड़ वाले बस या फिर ट्रेन में आपने गया हो, कभी आप देखोगे कि जो है भीड़ जो है ना गेट तक, बस के गेट तक या फिर ट्रेन के गेट तक खड़ी रहती है, और आप उसके बीच में घुसने की कोशिश करते हो। सपोज करके आपने उसके अंदर चला गया और अंदर आप देख रहे हो कि कहीं भी सीट खाली नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपको तो खड़ा रहना पड़ेगा। तो आप जब वहां खड़े रहोगे तो आपका जो पैर का जो पोजीशन होगा ना वो हमेशा फिक्स हो जाता है। इतनी भी जगह नहीं होती है ना कि आप अपने पैर को आगे पीछे घुमा सको, है कि नहीं। तो जब अपने पैर को आप अपने आगे पीछे नहीं घुमा पाते हो और चारों तरफ से अगल बगल से आपको लोग घेरे हुए हैं, दबाए हुए हैं, ठीक है, इतनी भीड़ है वहां पे, और फिर भी जब बस या ट्रेन जब चलती है या फिर जब रुकती है तो क्या होता है ना कि आपका अपर पार्ट जो है ना आगे की तरफ जाता है या फिर पीछे की तरफ आता है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, तो ऐसा ऑक्सीलेशन होता है आपकी बॉडी में, आगे की तरफ गया या फिर पीछे की तरफ आया, बट आपका पैर क्या रहा, पैर आपका फिक्स रहा, ठीक है। आप वहां से मूवमेंट नहीं कर रहे हो, डिस्प्लेस नहीं हो रहे हो। ठीक उसी प्रकार सॉलिड के भी पार्टिकल्स अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होते हैं, बल्कि अपने पोजीशन में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। हाँ, वो ऑक्सीलेट करते हैं तभी तो वाइब्रेशन करते हैं ताकि वहां से साउंड क्रिएट हो, तो दे कैन ऑक्सीलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। आई होप के टॉपिक ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये रहे सॉलिड के प्रॉपर्टीज, जो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब जो है इन सॉलिड को किन किन पार्ट्स में जो है क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, तो उसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। तो देखिए ये जो है आप लोग इसे लिख लोगे, ठीक है। अब जो है हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। देखो जनरली जो है ना सॉलिड को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो आपका है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। सेकंड जो है आपका
एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि दो मेनली सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, तो मैं इसको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का एक फ्लो चार्ट तैयार कर लें। अब जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर डिवाइड किया गया, ठीक है, 4 पार्ट्स में। फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब जो है ना मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया, नॉन पोलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। उसके बाद ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्स्ट टाइप हुआ था, फर्स्ट में ही 3 है। उसके बाद क्या है, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड, और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि ये सॉलिड की जो क्लासिफिकेशन है, एमॉर्फस का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, उसको क्लासिफाई नहीं करेंगे। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स, मॉलिक्यूलर में ये 3, तो इन सब के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। और आप लोग को सबसे पहले इन सभी के बारे में स्टडी करने से पहले आपको ये भी जान लेना होगा कि नॉन पोलर क्या होते हैं, पोलर क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं एंड कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। अगर कोशिश हो सके तो आप लोग उसको जो है एक बार खुद से पढ़ लेना। नॉन पोलर क्या होता है, नॉन पोलर के बारे में, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड ये कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो, ठीक है। हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको उन सारे बॉन्ड्स के बारे में एक्सप्लेन भी कर दें, ठीक है। तो आज के लिए हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था। सेकंड लेक्चर में हम लोग क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में सबसे बड़ी डिफरेंस पढ़ें। ओके, थैंक्स।